हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। इसके पहले हम लोग ये देख चुके थे कि एटम का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, एटम का जो साइज है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, उसका जो रेंज होता है साइज का वो होता है 10⁻⁹ मीटर की रेंज में। मीन्स नैनोमीटर्स में हम लोग क्या करते हैं, एटम का साइज मेजर करते हैं, एटम का रेडियस मेजर करते हैं। मतलब सोचो बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। अब आपको उस स्मॉल क्वांटिटी का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वो भी हम लोग उस टाइम पे कैलकुलेट कर रहे थे जब हम लोग को इतनी सारी हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी कि आप एक सिंगल एटम का मास या किसी भी चीज़ आप कैलकुलेट कर सको। उस टाइम पे हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी नहीं पता था। ये तब की बात है जब हम लोग पढ़े थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, वहीं से मास का कॉन्सेप्ट आया है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो क्या बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मासेस एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट का अगर आप कोई एक एटम उठाते हो तो वो सारे जो एटम्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन के अगर बहुत सारे एटम्स रखूं तो वो सब क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल, उनकी प्रॉपर्टीज में वो आइडेंटिकल है, उनके मासेस सेम है, सब कुछ उनका सेम है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, डिफरेंट एलिमेंट्स के दो एटम ले लूं, मैं हाइड्रोजन का एक एटम ले लूं और ऑक्सीजन का एक एटम ले लूं। ठीक है, तो वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इंक्लूडिंग देयर एटॉमिक मासेस। मतलब उनका जो मास होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि अगर एक कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो एलिमेंट के जो मासेस का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। मतलब यहाँ पर मास वाला टर्म जो है वो बहुत बार आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अब चलो मास का इतना यूज हो रहा है तो हमको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी कि आप एक एक एटम का मास जो है वो एग्जैक्टली बता सको। ठीक है, अब देखते हैं इसका मास कैलकुलेट करने का ओरिजिन क्या होगा, क्या बेसिक आइडिया था। ठीक है, जैसे अभी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करूं, किसी का मास मेजर करूं, तो मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई बाट लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई वेट बैलेंस है। ठीक है, कोई वेट बैलेंस है, ये कोई वेइंग मशीन ले लो या फिर। ठीक है, अब आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको कैलकुलेट करना है। जैसे आपको एक ब्लॉक कोई रखा हुआ है, कुछ भी एक बॉक्स है। ठीक है, एक ब्लॉक है, इसका मास आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर बाट रखते हो 1 kg का, 2 kg का, ठीक है, या 500 ग्राम का, ऐसा बाट रखते हो। ठीक है, तो ये जो मास है उसका एग्जैक्ट मास नहीं है। यहाँ पे बाट आप आयरन का लियो या फिर किसी और एलिमेंट का लियो, तो जो भी मासेस है वो आप रिलेट कर रहे हो आयरन के 1 kg से। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका मास निकल जाएगा। तो ये जो मास है उसका रिलेटिव है, इधर 1 kg है तो इसका मास इसके कंपेरिजन में कितना होगा, ये हैवी है 1 kg से या 1 kg से लाइटर, ये कितना है। तो ये जो मास है वो इसका क्या है, रिलेटिव मास है। तो वैसे ही जब हम लोग को एटम्स का मास कैलकुलेट करना था, जब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी, तो हमने वहां पर भी क्या किया, एजम्पशन किया, रिलेटिव। वहां पर हम लोग क्या किए, किसी एक एलिमेंट के रिलेशन में बाकी के मासेस जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो बाकी हमको लगा कि बाकी के एलिमेंट्स का मासेस इसका मल्टीपल ही होगा। ठीक है, बाद में हमने लिया उसको चेंज करके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट से रिएक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ, बहुत सारे आइडियाज हुए, बहुत सारे आइडियाज आए, और उसके बाद फाइनली हम लोग एक चीज पे एग्री किए, वो है कार्बन पे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग एक एजम्पशन कर रहे हैं। एजम्पशन ये कर रहे हैं, सपोज मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12। ठीक है, हम लोग ये मान लिए कि कार्बन के एक एटम का मास है 12। कुछ यूनिट भी लेना पड़ेगा, जैसे अब वो तो ग्राम में नहीं ले सकते क्योंकि वो एटम बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राम, केजी ये नहीं ले रहे हो, तो आप यहाँ पे एक नया यूनिट ले लो, इसको बोल दिए 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आप मेजर कर रहे हो एटम का मास, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट रख लिए क्या, एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 एटॉमिक मास यूनिट, और इन शॉर्ट 12 AMU। ठीक है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 AMU। ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एजम्पशन कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाकी के एलिमेंट्स का जब हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन एटम हम लोग बाकी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या करूँ, मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना है सपोज, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन का 1 एटम रख लिए जिसका मास कितना है 12 AMU, ठीक है, और इस साइड आप रख रहे हो हाइड्रोजन। ये एजम्पशन है, ठीक है, मतलब ऐसा हम लोग क्या ले रहे हैं, बस आइडिया ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन के इसके कितने एटम्स आ गए, 12 हाइड्रोजन एटम्स आ गए, ठीक है, कंपेयर टू 1 कार्बन एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसका मतलब 12 हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा, 12 AMU होगा, क्योंकि इसका मास 1 कार्बन एटम की इक्वल है। तो अगर 1 कार्बन एटम का मास 12 AMU है तो 12 हाइड्रोजन एटम का मास भी क्या होगा, 12 AMU होगा। और एक हाइड्रोजन का मास इसीलिए कितना हो गया, एक हाइड्रोजन एटम का मास हो गया 1 AMU, ठीक है। तो ये जो 1 AMU आया है हाइड्रोजन का मास, वो क्या है, रिलेटिव मास है, रिलेटिव टू 1 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये 1 कार्बन एटम के मास के रिलेशन में इसका मास कितना आ गया, 1 AMU। अगर इसका कुछ और होता तो ये भी चेंज हो जाता। ये 12 है इसलिए इसका आंसर क्या आया है, 1 आया है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से कंपेयर करके बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अपन कैलकुलेट किए हाइड्रोजन का 1 AMU, ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ पर आ जाता है 16 AMU, नाइट्रोजन का आ जाता है 14 AMU, और हीलियम इट इज 4 AMU, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव मास है ना। अब अगर मैं ये सोचूं कि 1 AMU कितना होता है, ठीक है, अगर हम लोग ये निकाले कि 1 AMU जो है वो कितना है, तो आपको पता है कि मास ऑफ कार्बन एटम होता है 12 AMU। यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ 1 AMU क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। 1 AMU किसके इक्वल होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, यूज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, अब 1 AMU की वैल्यू उस टाइम पे हमें नहीं पता थी ग्राम में, अभी हमें पता है, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये देखो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है 1 AMU, क्लियर है। तो ये एटॉमिक मास क्या हो गया, it is the mass of an atom relative to the mass of कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पर जितने भी मासेस हैं हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी मासेस क्या है, रिलेटिव मासेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे बुक में, तो वहाँ पर लिखा होगा 12C कार्बन एटम, कार्बन एटम की जगह वहां पर लिखा है 12C कार्बन एटम। 12C कार्बन एटम इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। एक ही एलिमेंट का डिफरेंट क्या होगा, फॉर्म होगा, जिसमें क्या होगा उसका ये जो मास नंबर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। बोल सकती हूँ सेम एलिमेंट होगा बट डिफरेंट वहां पे मास नंबर होगा। तो कार्बन का 12C भी होता है, 14C भी होता है, तो हमको कौन सा वाला लेना है, 12C कार्बन एटम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं 12C कार्बन एटम। इट इज द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द मास ऑफ 12C कार्बन एटम। 12C कार्बन एटम के कंपैरिजन में बाकी सबका मास कितना होगा, वो क्या है, उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको समझ लो, सपोज ये कार्बन का एक एटम है जिसका मास है 12 AMU। अगर मैं इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो इसके एक पार्ट का मास होगा कितना, 1 AMU,
अगर इसके हम लोग 12 पार्ट्स कर रहे हैं तो उसके 1 पार्ट का मास क्या होगा, 1 AMU होगा। ठीक है, अब इससे बाकी के एटम्स के मास आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे हाइड्रोजन जब आप लेते हो तो उसके बदले में यहाँ पर क्या होता है, इसका एक ही पार्ट आता है, इसलिए हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 AMU है। ठीक है, जब आप नाइट्रोजन लेते हो तो आपको यहाँ पर ऐसे 14 पार्ट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए इसका मास 14 AMU होगा। ठीक है, जब आप हीलियम लेते हो तो ऐसे जो पार्ट होंगे वो आपको 4 पार्ट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए इसका मास होगा 4 AMU। तो ये हो गया एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये जो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम लोग अपग्रेड करके इसको हम लोग कर लिए यूनिफाइड मास। तो आप AMU की जगह लिखते हो U, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, जैसे AMU था एटॉमिक मास यूनिट, तो उसी को हम लोग चेंज करके लिखते हैं यूनिफाइड मास। इसलिए कार्बन का मास हो जाएगा 12U, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1U, कार्बन का हो जाएगा कितना हो जाएगा 12U। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, बाय कंबाइनिंग एटम्स। आप एटम्स को कंबाइन करते हो, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो अगर मुझे मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सबके मासेस का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स का जो टोटल मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन multiplied by 2 because 2 hydrogen atoms are present in one molecule of water। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन का भी एटम है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये जाएगा। हाइड्रोजन का अभी हम लोग देखे थे 1U था इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए था 16, हो जाएगा 18U। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U। सिंपल है, बस आपको मासेस को टोटल करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आप यहाँ पर करते हो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 6। ये हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 इजिकल टू 180U। क्योंकि एटॉमिक मासेस U में थे इसलिए मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी क्या होगा, U होगा। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास इज फॉर सच कंपाउंड्स which do not contains atoms or molecules, instead they contains ions। ठीक है, वहाँ पे atoms या molecules नहीं होते, वहाँ पर क्या होता है, ions होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ NaCl, तो यहाँ पे atoms नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि एटम्स के मासेस का सम तो बोलना ही है, लेकिन यहाँ पे एटम्स नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे मॉलिक्यूल भी नहीं बोल सकते क्योंकि Na और Cl एक मॉलिक्यूल नहीं बना रहा, यहाँ पे Na और Cl दोनों सेपरेट है और दोनों क्या है, आयंस है, जिसका फॉर्मूला क्या है NaCl। मीन्स इसका जब आप क्या करते हो, इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहाँ पे 1 Na प्लस आयन के साथ 1 Cl माइनस आयन होता है, तो एक फॉर्मूला यूनिट बन जाता है। ठीक है,
इस यूनिट को आप क्या कर सकते हो, पूरे कंपाउंड में रिपीट कर सकते हो। जैसे अगर मैं NaCl का कंपाउंड देखूँ तो ये ऐसा होगा, NaCl, ये सारे एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, ऐसे होंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल यूनिट अगर आप निकालते हो तो NaCl का आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे इसको फॉर्मूला यूनिट, और इसका जो मास होगा इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की जगह हम इसको बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। कैलकुलेट वैसे ही करना है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, या फिर आप आयन्स भी बोल सकते हो, क्योंकि एटम्स का आयन बनने के बाद मास चेंज नहीं होता। ठीक है, ऑल द आयन्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, क्लियर है। एटम और आयन का मास सेम होता है, मतलब आयन्स में जब कन्वर्ट हो जाता है एटम तो उसका मास चेंज नहीं होता। तो एक सी बात है, अगर आप आयन्स के मासेस का टोटल करो या एटम्स के मासेस का टोटल करो। जैसे अगर मैं निकालूं फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा मास ऑफ Na, मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 Na और 1 Cl एटम्स है। ठीक है, तो Na का होगा 23, Cl का होता है 35.5, हो जाएगा 58.5 U। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो मासेस हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके मासेस जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, वो सारे मासेस आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है। आपको सिर्फ जो फेमिलियर कंपाउंड एलिमेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, सोडियम, ठीक है, क्लोरीन, इन सब के जो कुछ एलिमेंट्स है जो आप बार बार यूज करते हो उनके एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप पूरा लिस्ट लेके बैठ जाओ और उसको याद करने लगे, वैसे याद नहीं होगा। जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप उसको यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही याद हो जाएगा, उसको लेके एक साथ याद करने बैठने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इन सब का जब क्वेश्चंस करोगे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का, ये क्लास 9 की बुक में है, तो वहां से आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।